वंदे मातरम। आज हम देखेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। हम वास्तव में पहले जो है हम लोगों ने जो है मानव की विकास से लेके सभी धर्मों तक देख लिया, क्रम वाइज चलते आ रहे हैं। आज हम देखते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। एक ट्रिक से याद रखेंगे कि मगध राज्य जो है उस पर कौन कौन से राज्य शासकों ने, कौन कौन सा वंशों ने उस पर शासन किया, उसका एक ट्रिक है हसीन मौसूका। हसीन मौसूका एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम जो है इस पे समझ सकते हैं कौन कौन से वंशों ने शासन किया। उसके बाद क्रम वाइज देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से समझिए, चूंकि अब जो है शासन पद्धति शुरू हो गई, यहां से राजा राजा के पुत्र क्रम वाइज चलते आएंगे और हम चलते आएंगे एकदम अभी आधुनिक भारत तक। तो ये हसीन मौसू का जो ट्रिक है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद वंश, ये मौर्य वंश, सुंग वंश, कण्व वंश। तो ये हम देखते हैं, ये क्रम है हसीन मौसू का, इसको याद रखिए। हसीन मौसू सा भी लोग बताते हैं, लेकिन याद रखते हैं हसीन मौसू का। ये जो अभी हम पढ़ेंगे ये तीन हसीन को आप देखिए, हर्यक, शिशुनाग, नंद, हसीन पढ़ते हैं हसीन के तरह एकदम मुस्कुरा के देखिए। पहले हम समझेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश जो थे, हर्यक वंश के राजा कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध है, इसने जो है कई क्षेत्रों को मिलाया और मगध को बहुत ही शक्तिशाली बनाया। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि मगध राज्य जो है, मगध इतनो 16 महाजनपद था, सिर्फ मगध ही क्यों उत्कर्ष हुआ मगध का? इसके लिए कारण है कि ये जो हर्यक है, बिंबिसार थे, बिंबिसार ने अपना राजधानी बनाया था राजगिरी। राजगिरी का मतलब क्या होता है? राजा का घर। वास्तव में राजगिरी जो है कई पहाड़ियों से, राजगिरी पहाड़ी है, वहां पूरा घेरा हुआ है। कोई भी राजा चाहता है कि हम छुप के रहें, पूरी सुरक्षित रहें, आराम से रात में कोई डर नहीं रहे, तो वो जो है पूरा सुरक्षित था और इस एरिया में। और यहाँ उत्कर्ष होने के कारण तीन कारण थे, राजनीतिक, भौगोलिक और आर्थिक। राजनीतिक मतलब क्या? यहाँ जो है राजा एक पर एक करके आया। देखिए जो मौर्य वंश या ये जितना भी आप देखिए, सब में राजा एकदम धनाधन थे सब। तो ये राजा जो है वास्तव में शासन किए। अब दूसरा जो भौगोलिक कारण बताए कि जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ था, तो वहां जो है कोई दूसरा राजा जा ही नहीं सकता था, ये पहले से तैयार रहते थे। नंबर तीसरा आर्थिक कारण, ये गंगा क्षेत्र बहुत उपज होता था, खाने पीने का कोई कमी नहीं। साथ ही वहां जो है लोहा वगैरह उस एरिया में बहुत था, जहां से कि हम आराम से हथियार बना सकते थे। तो इस तरह जो है भौगोलिक राज्य, तीनों कारण थे जो मगध राज्य का उदय हुआ ऐसा। लेकिन कंपटीशन में ये सब आता नहीं है। हम पहले जानते हैं कि मगध है कहाँ। हम ऑलरेडी पहले भी नक्शा बना के बताए थे। अब देखिए इसमें यहाँ मगध था। मगध जो था पहला हर्यक वंश, हर्यक वंश में पहला बिंबिसार। पहले ये जान लीजिए हर्यक सब का जो है डेट वाइज आपको याद रखना होगा, कब से कम इसका सेशन रहा। तो एक क्रम से अगर आप जानते रहिए, जैसे हर्यक वंश, इसकी स्थापना 544 बीसी में हुआ और ये 412 तक चला, 412 बीसी, ये याद रखना, 544 से 412। तो ये जो है राजगद्दी पर 544 बीसी में बिंबिसार बैठा था। बिंबिसार जो थे बहुत ही चालाक और दिमाग वाला राजा था। कैसे था? ये क्या करता था कि अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए दूसरे से शादी यानी वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा था। ये 3 शादी किया। कहां कहां किया? पहला देखिए ये मगध है, मगध, तो ये आप इसका तो राजधानी बताए कि राजगिरी है। राजगिरी क्यों है? राजा का घर, वहां घर था इसलिए राजगिरी याद रखना है। तो ये जो है पहला शादी कहाँ किया? कौशल। ये जो है कौशल यूपी में था, आपको बताएं 16 महाजनपद। तो ये कौशल जो थे, कौशल राजा प्रसेनजीत तो थे, उसके बहन जो कौशला देवी था उससे शादी कर लिया। पहला शादी हुआ कौशला देवी से। दूसरा शादी इसने किया यहाँ वैशाली में जो थे राजा चेतक, हम बताए थे तिरसला जो महावीर की माता थी वो चेतक की बहन थी, लेकिन चेतक के पुत्री से ये बिंबिसार दूसरा शादी किया, बज्जी में, दूसरा हो गया। तीसरा यहाँ पंजाब में, पंजाब यहाँ था, पंजाब का जो भद्र देश था वहां के राजकुमारी क्षेमा थी, उससे शादी किया और अपना विस्तार किया। तो ये 3 चीज। अब ये बिंबिसार जो है इसके बारे में कंपटीशन में आता है कि इसका उपाधि क्या था? बिंबिसार। बिंबिसार को हम सैनिक नाम से जानते हैं,
इसका उपाधि जो है श्रेणिक नाम से दिया गया है बिंबिसार को। बिंबिसार जो है अस्थाई सेना रखने वाला पहला राजा था। अस्थाई सेना याद रखना है, अस्थाई सेना रखने वाला पहला राजा। ये शादी करके विस्तार करता था, लेकिन अपना लड़ाई से भी ये जीता था। कौन जीता था? बिहार में हम बताए थे 3, मगध, बज्जी और अंग। तो ये अंग जो है, ये देखिए मगध है बिहार में, तो इस जगह भागलपुर एरिया अंग थे। तो ये जो है भागलपुर एरिया यंग को जीता था, बिंबिसार ने मिलाया था अपने राज्यों में। तो ये हुआ। अब देखिए इससे एक इम्पोर्टेंट, ये जब शादी किए वैशाली में, तो वैशाली में शादी करके चेलना से शादी करके उसको लाया, साथ में वो गिफ्ट भी लाया। क्या गिफ्ट लाया? अम्रपाली का नाम सुने हैं? अम्रपाली कौन थे? वैशाली के नगर बधू। इसको गणिका यानी वैश्या भी इसको कहते थे, लेकिन ये नृत्यांगना थी वैशाली की। उस समय प्राचीन काल में नृत्यांगनाओं को बहुत दर्जा दिया जाता था। राजा सब बैठ के कैसे मजा से सुनता था। तो उस समय नगर बधू थे। ऐसा प्रश्न आता है कि वैशाली का नगर बधू कौन? अम्रपाली। तो अम्रपाली को जब ये गए थे शादी करके, लिच्छवी वहां से लाए चेलना को, तो साथ में अम्रपाली को भी लेते आए और यहाँ कुछ दिन रखा, ये राजगिरी में। ये भी जानना है। तीसरा देखिए जीवक। जीवक का इसमें प्रश्न आता है कि राजवैद्य जीवक था इसके समय में, बिंबिसार के समय में। तो ये क्या किए? राजवैद्य जीवक, प्रश्न आता है राजवैद्य जीवक किसके समय में था? बिंबिसार के समय में। ये महात्मा बुद्ध के पर्सनल जो सेवादार थे, ये राजवैद्य जीवक थे। और राजवैद्य बोलिए कि इसने महात्मा बुद्ध का भी सेवा किया। साथ ही यहां देखिए अवंती बताए थे। अवंती के राजा प्रद्योत थे। इसको बड़का बीमारी हो गया था। क्या बीमारी हो गया? पांडु रोग। पांडु रोग यानी पीलिया। पीलिया होता है ज्वेंडिस। ज्वेंडिस धर लिया, ठीक के नहीं हो रहा था। बस ये क्या किया, यहां से भेजा अपना जीवक को। इसने भेजा जीवक को, ये अवंती के राजा प्रद्योत को, इसको ठीक कर दिया। इससे भी मित्रता बढ़ा लिया। तो बिंबिसार क्या था कि अपना क्षेत्र को दिमाग से बढ़ा रहा था आगे करके। तो इस तरह जो हम देखते हैं बिंबिसार, ये याद भी रखना है। बिंबिसार ये 544 से 493 बीसी तक शासन किया। 493 में क्या हुआ कि मार के बेटा अजात शत्रु बन गया। अब देखिए हम जब देखते हैं पहले, इसके पहले जो 16 महाजनपद वैदिक सभ्यता थी, बहुत पीसफुल लाइफ चल रहा था, लोग शांति से अपना काम कार्य करते। लेकिन अब जो है छल कपट, दूसरे को मार पीट करके हथियार लेना राज, ये सब कार्यक्रम शुरू हो गया। तो यहाँ देखिए ये बिंबिसार जो था अपना दत्तक पुत्र यानी बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था दर्शक, उसको राज मतलब गद्दी देना चाहता था, उसको उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता था। लेकिन ये जो थे पुत्र अजात शत्रु, ये तो चाहेगा नहीं, हम होशियार हैं और उसको काहे बनाएगा। बस ये किया, पकड़ के उसको दिया मार, जेल में बंद किया, 2 दिन में मर गया। तो ये जो है इसको 493 में अजात शत्रु मार दिया बिंबिसार को, अब बन गया राजा। वो दर्शक जो थे बड़का बेटा, दर्शके रह गया। दर्शक तो वही न रहेगा, लेकिन ऐसा सवाल नहीं है। ये आप याद रखिए कि इसका बेटा अजात शत्रु जो है बन गया 493 में। 493 से 460 तक जो है अजात शत्रु, एकदम क्रम से याद रखना है। अजात शत्रु जो थे बन गए राजा। 1 सेकेंड, अजात शत्रु बन गए, ये तो आप समझ गए। अब देखते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु जो है इसका उपनाम है कुनिक। कुनिक ये याद रखना, अजात शत्रु का उपाधि कुनिक था। इसने जो है पिता को मार के, इसलिए देखिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। याद रखना है, पितृहंता वंश बोलेगा हर्यक वंश। अजात शत्रु जो थे पिता की हत्या करके राजा बना। अब देखिए इसके समय में कुछ काम हुआ। अजात शत्रु तो बहुत यशस्वी थे। ये क्या किया, काशी को जीत लिया। काशी को जीता, बज्जी को भी जीता, जीत के मिलाया। इसने भी पूरा अपना बढ़ा रहा था मगध को। इसी तरह मगध का उत्कर्ष देखिए कैसे हो रहा है। बस उसके बाद क्या है, अजात शत्रु के समय में पहली बौद्ध संगति हुआ है, ये याद रखना है 483 में। पहली बौद्ध संगति किसके समय में हुआ? अजात शत्रु। ये तो बौद्ध संगति आपको पता है। उसके बाद इसके समय में एक और चीज होता है कि दोनों जो है महावीर और बुद्ध
दोनों का परिनिर्माण अजातशत्रु के समय में होता है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद अजातशत्रु का बेटा था उदयन। उदयन जो इसका शासन काल था 460 से 444। उदयन ये राजा बन गया अपने पिता को मार के, अजातशत्रु को। ये वास्तव में जैन धर्म को मानते थे ये उदयन के बाद नागदशक थे। इसमें उतना सवाल नहीं आता, लेकिन उदयन से एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पाटलिपुत्र, इसने क्या किया, ये हरि बिंबिसार ने कौन रख बनाया था, राजगिरी राजधानी था। इसमें देखिए राजधानी उठा पटक होते रहेगा, यहाँ से वहां से यहाँ, इसको याद रखना है। राजगिरी से अपना जो है राजधानी हटा के पाटलिपुत्र, उदयन से इंपॉर्टेंट चीज होता है पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया और राजधानी बनाया उदयन ने, ये याद रखना है। उदयन का जो बाद जो है ये 444 तक इसने शासन किया, लेकिन हमने क्या बताया 412 तक, यानी 412 तक वैसे शासन किए जो कि उतना प्रभावी नहीं थे, राजा थे मुख दर्शक टाइप। तो लास्ट जो है हर्यक वंश के अंतिम शासक के रूप में अंतिम जो शासक थे नागदशक, ये अंतिम शासक नागदशक थे। इसने जो है इसको नागदशक को हरा के फिर शिशुनाग वो कौन था, इसी का अमात्य था, यानी अमात्य मतलब होता है मंत्री आपको बताए छल कपट करके इसमें जो है दूसरा वंश की स्थापना हो जाता है। तो नागदशक अंतिम राजा थे, इसको जो है शिशुनाग जो है मंत्री, इसको अपदस्थ करके अपना राजा बन गए। अब इसका जो सेशन थे 412 ईस्वी से 344 ईस्वी, ये याद रखना है। 344 तक हम शिशुनाग को अब देखते हैं। शिशुनाग के समय में क्या होता है कि ये भी कुछ राजधानी को उठा पटक शुरू कर दिया। शिशुनाग अभी देखिए राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र से ये क्या किया, अपना फिर से ये राजगिरी ले गए, फिर वैशाली, यानी इसने दो राजधानी, वैशाली में अपना राजधानी बनाया शिशुनाग ने। शिशुनाग के समय तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका पुत्र था कालाशोक। शिशुनाग के पुत्र थे कालाशोक, इसको काला अशोक भी बोलते हैं। इसको उपाधि काकवर्ण का दिया गया है, काकवर्ण, याद रखना है। कालाशोक भी बहुत प्रतिष्ठित राजा थे। ये क्या किया, फिर वैशाली से राजधानी उठा के पाटलिपुत्र ला लिया। कौन लाया, कालाशोक। लेकिन कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था, तो बताए थे, सूत्र भी बताए अकाक। तो ये कालाशोक जो है द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में करके फिर अपना जो है ये यहाँ ला लिए पाटलिपुत्र राजधानी कालाशोक के समय में। और ये हर्यक शिशुनाग जो वंश थे, इसके अंतिम जो राजा हुए वो थे नंदीवर्धन, याद रखना है किसका, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक। ये भी उतना यशस्वी और पावरफुल राजा थे नहीं, जो पावरफुल रहेगा उसे शासन संभलेगा ना। तो यहाँ देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम देखते चले जा रहे हैं। अब देखिए नंदीवर्धन किसका था, शिशुनाग वंश के अंतिम राजा। अब इसको हटा के नंद वंश में क्या है कि महापद्मानंद संस्थापक थे। महापद्मानंद का जो सेशन है उसको भी याद रखिए, 344 से 323 बीसी। ये नंद वंश में ये नंदीवर्धन के समय में ये जो सेनापति थे महापद्मीनंद, और ये जो है कुलीन थे। महापद्मानंद जो थे इसके समय में सेनापति थे, और इसको जो है मार के फिर ये बन गए राजा, महापद्मानंद राजा बन गए और नंद वंश की स्थापना की। एक सेनापति अपना राजा को मार के धीरे धीरे प्रभाव बढ़ाया और महापद्मानंद इसके हुए। इसको जो महापद्मानंद को कई उपाधि से जाना जाता है। एकराट, अग्रसेन, याद रखेंगे। महापद्मानंद को एकराट की उपाधि और अग्रसेन की उपाधि दिया गया था, जो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मानंद, और राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। इसमें जो है नंद वंश के अंतिम शासक घानानंद हुए थे, ये भी याद रखिए, घानानंद।
पद्मानंद, ये नंद वंश के अंतिम शासक घानानंद, इसके समय में एक घटना होती है। घानानंद के समय में क्या घटना होती है कि इसके समय में सिकंदर आक्रमण किए थे। ये क्वेश्चन आएगा आपको कि सिकंदर कब आक्रमण किए थे? घानानंद के समय में। तो सिकंदर जब आक्रमण किए थे इसके समय में, तो ये घानानंद उस समय शासन कर रहे थे। लेकिन एक चीज और है कि घानानंद ने कौटिल्य की बेइज्जती की थी। क्या बेइज्जती की थी? कौटिल्य ने क्या किया था, एक बार ये घनानंद यज्ञ कर रहे थे, उसमें जो है कौटिल्य को बुलाया था। तो ये जो है राजगद्दी, जो राज सिंहासन होता है, वहां ये बैठे थे। तो घनानंद सोचा ये एक ब्राह्मण टाइप का आदमी ये बैठा है धोती कुर्ता पहन के, राजा तो है नहीं। तो ये उसको खड़ा कर दिए कि कौन है, उठो। तो इसलिए उसका बेइज्जती हो गया। इसी दिन वो प्रण किया कि एक दिन हम ऐसा राजा लाएंगे तुमको हराएंगे। तो फिर ये चंद्रगुप्त मौर्य को इस कौटिल्य की सहायता से ही घनानंद को हरा के मौर्य वंश की स्थापना, इसको हम देखेंगे। लेकिन घनानंद के समय में सिकंदर आक्रमण किए थे। ये जो है पोरस जो राजा थे भारत का, उसके साथ लड़ाई हुआ था। क्वेश्चन आता है सिकंदर से कि सिकंदर किस रास्ते से भारत आए थे? तो ये जो है हिंदू कुश पर्वत और खैबर दर्रा दोनों पाकिस्तान में। वैसे आपको पता होगा कि पाकिस्तान से ही सब चीज आता है। जितना भी आक्रमणकारी हुए, जैसे ले लीजिए गजनी आए, बाबर आए, अकबर आए, जो भी आए सब वह रास्ता से आते थे। क्योंकि यही भारत का यही दुश्मन है, इधर से आतंकवादी वाला रास्ता। जम्मू कश्मीर आप तो जानते होंगे, इधर ही हिंदू कुश पर्वत है, उसी में है खैबर दर्रा। उसी के थ्रू गजनी 17 बार आक्रमण किए। गजनी आए, जो भी बाब जितना भी यूनानी, शक, पल्लव, ये सब भी इसी रास्ते से आए थे। हिंदू कुश पर्वत, खैबर दर्रा, और आज आतंकवादी भी उसी रास्ते से आते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि सिकंदर किस रास्ते से आया? तो खैबर दर्रा और हिंदू कुश पर्वत के रास्ते से आया था। और जो है ये झेलम की लड़ाई, हाइडेस्पीज 326 बीसी में हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था, जिसको हम लड़ाई झेलम की लड़ाई भी बोलते हैं। तो ये जो है ये लड़ाई हुआ और राजा पोरस तो इसे हार गए। लेकिन उसका जो सेना था, सेनापति सेल्यूकस निकेटर, वो कहाँ जाएगा? उसके बेटी से ब्याह कर लिया है चंद्रगुप्त मौर्य। जब उसका बेटी से ब्याह कर लेगा तो फिर क्या होगा? वैसे उसका सेना, सिकंदर का सेना जो था, लड़ाई हुआ झेलम नदी, याद रखना हाइडेस्पीज का जो युद्ध हुआ झेलम नदी के किनारे। लेकिन ब्यास नदी जो था, उसका सेना बोला न, अब हम आगे बढ़वे नहीं करेंगे। यहाँ है ना झेलम नदी, इस जगह ब्यास नदी भी है। इस नदी को सिकंदर का सेना टपने के लिए बोला नहीं, हमने टपेंगे, आगे नहीं जाएंगे। वैसे हार गया था पोरस, लेकिन वहां से उसका सेना बोलता है कि सिकंदर विश्व विजेता थे। लेकिन भारत तो घुसवे नहीं किए थे, यहाँ तो खड़ा है मौर्य वंश पूरा। लेकिन यहाँ तो उस आया नहीं, सेनापति को छोड़ दिया सेल्यूकस निकेटर को, तुम यहीं रहो, हम घूम के जाते हैं, वहीं से लौट गए। उसके बाद बेबीलोन मोहम्मद मृत्यु हो गया सिकंदर का। लेकिन इसके बाद ही खाक लड़ाई करेगा यहाँ, इसके बेटी से शादी हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का, फिर मामला शांत। तो इस तरह हम जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।